नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे अर्ली वार्निंग ऐप की। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी अर्ली वार्निंग सिस्टम के मोबाइल ऐप का शुभारंभ करेंगे। ऐप को आईआईटी रुड़की ने तैयार किया है। ऐप के जरिए दरअसल भूकंप के बारे में जानकारी मिल सकेगी। सुबह 11 बजे जो है, यानी कि अब से थोड़ी देर बाद इसका वो शुभारंभ करने वाले हैं। इसके फायदे की अगर हम बात करें तो देखिए, आईआईटी रुड़की का दावा है कि 5.5 इंटेंसिटी से ज्यादा के भूकंप पर ये एक्टिव होगा। और इससे ज्यादा का भूकंप मोस्टली जो है, अगर आप रिक्टर स्केल पर देखें तो खतरनाक माना जाता है। 6, 6.5, 7 इस टाइप से अगर आप देखें। और जमीन के नीचे की मूवमेंट की जो जानकारी है वो ये दे देगा। 11 से 7 सेकेंड पहले जानकारी जो है ये देगा। मोबाइल ऐप के जरिए आपको जानकारी मिलेगी। तो बेसिकली कहां पर जो रिक्टर स्केल की बात हम कर रहे हैं, 5.5 तीव्रता, अगर हम इसे समझे, इसे हम और ज्यादा एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो जानकारी आ रही है वो ये कि ये आपको तकरीबन 1 मिनट पहले इंफॉर्म कर देगा। तो 11 से 7 सेकंड, 11 सेकंड से लेकर 7 सेकंड, मतलब आप 1 मिनट मान के चलिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो ये ऐप जो है काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। ऋषिकेश में चल रहे कांग्रेस के विचार मंथन शिविर का आज दूसरा दिन है। करीब 4.5 साल बाद, यानी 1500 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद कांग्रेस में बड़ी बैठक हो रही है। और कांग्रेस के बड़े नेताओं को उम्मीद है कि इस बैठक के अच्छे नतीजे आएंगे। संगठन के कामकाज को लेकर चर्चा होगी, जिसमें कोर कमेटी के सभी बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। आशीष डोभाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, कल का दिन हमने देखा, आज की जो बैठक है, कोशिश तो यही हो रही है कि जो कांग्रेस है उस पूरे संगठन में, पूरी टीम पार्टी में जो है ऑक्सीजन दी जाए। आज कौन से स्पेसिफिक हमें कहें कि मुद्दे रहेंगे या चर्चा के विषय रहने वाले हैं इस बैठक में? जी ना, जैसे कल बात हुई थी, कल प्रशिक्षण, पब्लिसिटी और कार्य समिति की बैठक हुई थी और ये देर रात तक चली थी। आज का जो दूसरा दिन होगा, आज की जो पूरा मसला रहेगा, पूरा बैठक का रहेगा, वो संगठन स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए। और संगठन स्तर पर कार्यकर्ताओं का कार्य समिति को लेकर भी कुछ विरोध था, उसको भी गणेश गोदियाल और पूरी टीम बैठ के सुनेगी। और उसके बाद एक रूपरेखा तैयार की जाएगी कि ब्लॉक स्तर से लेकर रूट स्तर तक लेकर जमीन तक जो कार्यकर्ता हैं उन्हें कैसे संगठित किया जाए और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। तो आज पूरा दिन इस पे चर्चा होनी है। जी, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो संगठन मजबूत होगा तभी चुनाव आप सही से लड़ पाते हैं। तो कोशिश यही है कि संगठन को ठीक किया जाए। और जागेश्वर धाम में यूपी के आंवला सीट से सांसद की अभद्रता मामले को अब विपक्षी पार्टियां राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी कर चुकी हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बैठे बिठाए उन्हें इसके जरिए बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। पिछले हफ्ते जागेश्वर धाम में पुजारियों और यूपी के आंवला से सांसद धर्मेंद्र कश्यप के बीच विवाद हो गया था। और इसके बाद कुमाऊं भर में सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ और इसके बाद सांसद पर मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में बीजेपी सीधे तौर पर कुछ भी बोलने से बचती नजर आ रही है। चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी हो, देश का बड़ा से बड़ा नेता हो, चाहे उसको भी हमारे जो नियम बने, मंदिर समिति के नियम बने या भारत सरकार की गाइडलाइन है, उसका पालन करना चाहिए। और पालन नहीं करने वाले लोग अगर नहीं करते तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। वहीं देवस्थानम बोर्ड को लेकर बीजेपी को घेरने वाली कांग्रेस जागेश्वर के मुद्दे को भी चुनाव तक गर्म रखना चाहती है और छोटे दलों का भी उन्हें साथ मिल रहा है, जिससे चुनाव के दौरान बीजेपी को घेरा जा सके। देवभूमि में आकर जागेश्वर धाम में भगवान जागन्नाथ से अपने कृत्यों के लिए माफी मांगे और जागेश्वर धाम के आचार्यों, जागेश्वर क्षेत्र और देवभूमि की शांति प्रिय जनता से भी अपने अमर्यादित आचरण के लिए क्षमा मांगे। अगर भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी है और अगर भाजपा धर्म में आस्था रखती है तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत पार्टी से बाहर करना चाहिए। उसके बाद तब उत्तराखंड का दल अपनी रणनीति बनाएगा। जागेश्वर मंदिर में पुजारियों के बहाने ही भाजपा को घेरने में पूरा विपक्ष लगा है, लेकिन देखना होगा कि विपक्ष चुनाव के दौरान इन मुद्दों को कितना भुना पाता है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट ने इतिहास रच दिया है। होशियार सिंह की बात कर रहे हैं। 100% अंक मिले हैं उन्हें 10वीं बोर्ड में। होशियार सिंह का कमाल। हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, संस्कृत की बात करें, इन सब्जेक्ट्स में पूरे मार्क्स। स्पेशली देखिए, हिंदी में
100 मार्क्स स्कोर करना बिल्कुल भी इजी नहीं होता। हिंदी में आपके मार्क्स कटते ही हैं, लेकिन यहाँ पर भी 100 स्कोर किया है उन्होंने। और टीचर्स भी हैरान है शिक्षा विभाग के। उत्तराखंड बोर्ड में ऐसा पहली बार हुआ है। पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं होशियार, तो ये एक अच्छी सी खबर है। और विजय वर्धन उप्रेती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, हमने तमाम रिजल्ट्स देखे, चाहे हमारे वक्त में हो या हमारे सिबलिंग्स के या जान पहचान वालों के। मैथ्स हो, साइंस हो, आपकी इस तरह के सब्जेक्ट्स में आप स्कोर कर लेते हैं, इवन दो इंग्लिश में भी। लेकिन हिंदी में भी 100 मार्क्स, बहुत ज़्यादा खुश होगा परिवार तो? जी निश्चित तौर पे जीनत, परिवार तो खुश होगा ही, क्योंकि उनके बच्चे ने सभी सब्जेक्ट में 100 मार्क्स लिए हैं। लेकिन मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, ये हिमांशु होशियार सिंह पवार जो है, ये मुंशियारी के हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर के छात्र हैं। और इसी स्कूल के एक दूसरे छात्र भी हैं जिनका नाम हिमांशु राणा है। उन्हें भी 500 में से 500 अंक मिले, यानी कि एक ही स्कूल के 2 स्टूडेंट हाई स्कूल के, उन्हें 500 में से 500 अंक मिले हैं। तो ये हैरान भी कर रहा है, थोड़ा ये चौंका भी रहा है कि 500 में से 500 अंक, और उसमें से लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में 100 में से 100 नंबर लाना, ये कई लोगों को चौंका भी रहा है। क्या ये संभव हो सकता है? नहीं, तो ठीक है। एक सेकेंड विजय वर्धन, लैंग्वेज में मार्क्स 100 स्कोर करना ठीक है, टफ माना जाता है। तो स्कूल कुछ कह रहा है क्या इस बारे में? स्कूल से बात हुई आपकी, स्टूडेंट से बात हुई, उनके रिएक्शंस क्या हैं? क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये स्कूल बहुत दूर है, रिमोट का है, चाइना बॉर्डर से लगा हुआ है। कल से हम लोगों ने कोशिश की थी हिमांशु या होशियार के परिजनों से उनसे बात करने की, लेकिन ये लोग भी इतना दूर रहते हैं कि वहाँ मोबाइल भी नहीं पकड़ता है। तो इस तरीके से परिवार से तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ही स्कूल के 2 छात्र 500 में से 500 अंक ला रहे हैं, तो थोड़ा ये चौंकाने वाला मामला जरूर। बिल्कुल, और सभी हैरान है। और जैसे हम बार बार कह भी रहे हैं कि लैंग्वेज में थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। पहाड़ और चुनौतियां दोनों का चोली दामन का साथ है। आपदा के दौरान चिंता दोगुनी हो जाती है। नैनीताल में भी एक बड़े इलाके पर खतरा मंडरा रहा है। कौन सा वो इलाका है, देखिए रिपोर्ट। नैनीताल जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर ये खुप्पी आलू खेत का इलाका है। यहाँ के भूमियाधार तक भू धसाव ग्रामीणों की नींदें उड़ा रखी है। गांव के दोनों तरफ से हो रहे भू कटाव से खतरा बना हुआ है, तो खूपी, आलू खेत, गेठिया गांव में मकानों में दरारें बड़े खतरे को न्योता दे रही है। खौफ में जीने को मजबूर ग्रामीणों की कई जमीनें भी खत्म हो रही हैं, तो मकानों को छोड़कर भी कई लोग यहां से चले गए हैं। यहाँ के लोगों का विस्थापन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नई बस्ती जो आलू खेत की है वो इससे बहुत प्रभावित हो रही है। दूसरा, कुरिया नाले से ही आलू खेत का पुरानी बस्ती कुरिया गाँव के कुछ परिवार बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, इनका भी विस्थापन होना चाहिए। दरअसल 1993 से गांव में भूस्खलन शुरू हुआ। तब से लेकर खूपी गांव की 200 नाली जमीन भी धसाव और नाले के बहाव में खत्म हो गई। कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष और भीमताल ब्लॉक प्रमुख जैसे वीआईपी नेताओं के घर भी गांव के पास है, तो भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई। 2011 के आपदा के बाद खतरा बना हुआ है, तो अब आलू खेत में भी जमीन तेजी से धंसने लगी है। हालांकि जिले के प्रभारी मंत्री ने इसे लेकर चिंता जताई है और मदद का भरोसा दिया है। जिलाधिकारी जी से भी कहा है कि इसके तत्काल इसका निरीक्षण कर लें, परीक्षण करा लें, और उसको कैसे उनकी जान माल की सुरक्षा, उनके मकान की, उनके घर की, उनके भवनों की सुरक्षा कैसे हो सकती है, इसके लिए भी आप एक रूपरेखा बनाएं, जिससे कि आगे भविष्य में हम उस पर धनराशि दे सकें। आपदा का दंश झेल रहे पूरे इलाके के लोगों का विस्थापन की मांग जरूर रही है, लेकिन इतने सालों बाद भी यहाँ के लोगों का विस्थापन नहीं हो पाया है। हालांकि जिस तरह के हालात अब दिख रहे हैं, उससे भविष्य का एक बड़ा संकट और खतरा इस इलाके पर दिखने लगा है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। उधर देहरादून स्मार्ट सिटी के सीईओ आर राजेश कुमार ने चार्ज लेते हुए स्मार्ट सिटी के कामों की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेनी शुरू कर दी। अभी तक स्मार्ट सिटी के कामों में स्मार्ट टॉयलेट, इलेक्ट्रिक बस, अगर हम बात करें ऑटोमेटेड वाटर पॉइंट्स, घंटा घर में टाइल्स लगाने जैसे काम हो चुके हैं, तो वहीं परेड ग्राउंड में काफ़ी काम पेंडिंग है, जिसे जल्द पूरा करने के निर्देश सीईओ आर राजेश कुमार दे चुके हैं। हालांकि कोविड की वजह से भी कामों में रुकावट आई है और बरसात के मौसम में भी काम की रफ्तार धीमी हुई है। ऐसे में अपनी डेडलाइन मार्च 2022 तक स्मार्ट सिटी के काम को पूरा करना है और इस पर
देखिए वैसे तो 22 मार्च तक ये काम पूरा होना था, लेकिन अब संशय बना हुआ है क्योंकि मार्च का महीना तो गुजर चुका है। मेरे ख्याल से जब ऑफिसर्स खुद फील्ड में जाएंगे और फील्ड में जाके देखेंगे स्मार्ट सिटी के ऑफिसर्स, तो मेरे ख्याल से इसमें प्रगति आएगी। मैं खुद भी फील्ड में जाऊंगा, मेरी ये प्रायोरिटी है कि जितने भी जो कंप्लीटेड वर्क्स हैं उनकी गुणवत्ता भी देखना और जितने अनकम्प्लीटेड वर्क्स हैं उनकी भी समीक्षा करना, ताकि हम लोग टाइमलाइन डेडलाइन के अंतर्गत हम लोग अपना काम कंप्लीट करें। तो मार्च 2022 तक की डेडलाइन है और कोशिश यही है कि तभी तक काम पूरा कर लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर धामी के विधानसभा कटीमा में प्राधिकरण पुराने रोडवेज बस स्टेशन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है यहाँ पर, और दूसरी जगह नया हाईटेक रोडवेज बस स्टेशन बनाने की तैयारी हो रही है। सीएम धामी को उनकी घोषणा में शामिल इन रोडवेज बस स्टेशन और कॉम्प्लेक्स की लगभग 19 करोड़ की लागत बताई जा रही है, यानी कि ये जो पूरा कायाकल्प होगा इसकी कॉस्ट जो है वो 19 करोड़ रुपए आएगी। को ट्रांसफर हुई थी राजस्व विभाग से, उस पर हमें कार्यदायी संस्था के बतौर बताया गया था आप इसका निर्माण करिए। तो एक तो वहाँ पर हम नया बना रहे हैं जो नया प्रस्तावित है। जो पुराना बस अड्डा है उसकी लैंड भी हमें प्राधिकरण को ट्रांसफर हुई है, जहाँ पर हम पार्किंग बनाएंगे और उसके ऊपर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कोटद्वार में 3 बार तबाही मचा चुके पनियाली गदेरे से अतिक्रमण हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। बरसात के दौरान गदेरे से होने वाली तबाही से हर साल जान माल को भारी नुकसान होता है। बावजूद इसके साल दर साल गदेरे में अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। हालात ये है कि गदेरे के दोनों ओर 400 से ज़्यादा अतिक्रमण मौजूद है, यानी कि लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। गदेरा संकरा हो चुका है, पानी शहर में घुसता है। प्रशासन की ओर से अतिक्रमण को चिन्हित तो किया जाता है बार बार, लेकिन फिर हटाया नहीं जाता, सिर्फ नोटिस चिपका दिया जाता है। उसमें सिंचाई विभाग का ये कहना था कि ये अतिक्रमण सिंचाई विभाग की भूमि पर होने के साथ साथ, क्योंकि जो नाले का जो मुख्य किनारे हैं वो तो सिंचाई विभाग से संबंधित हैं, लेकिन जो पीछे की भूमि है वो जो है वो एक तरह से अन्य विभागों से भी संबंधित है, चाहे उसमें नगर निगम हो, चाहे वो राजस्व विभाग की भूमि हो। तो इसको जो है कि एक संयुक्त तौर पे पूरा अतिक्रमण चिन्हित किया। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर की बात करते हैं तो उत्तराखंड में अमित शाह का दौरा तय हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह 8 अगस्त को उत्तराखंड दौरे पर पहुंचेंगे। उत्तरकाशी में आईटीबीपी की पासिंग आउट परेड में वो शामिल होंगे और उसके बाद भारत चीन बॉर्डर पर स्थित नीलांग वैली भी जाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि इसी महीने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड आ सकते हैं। जेपी नड्डा 21 और 22 अगस्त को देहरादून दौरे पर आएंगे। नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है और ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव से पहले इसे एक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है बीजेपी की। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। नए मामले, पिछले 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में आज कोरोना के 1506। देहरादून से खबर आ रही है, सीएम पुष्कर धामी ने ड्रोन की नजरों से केदारनाथ को देखा है। धाम में पुनर्निर्माण कामों का अभी क्या स्थिति है, उन्होंने इंस्पेक्शन किया है इसका। बेसिकली केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। कई बार आपने देखा कि काम तेजी से शुरू हुआ फिर रुक गया, कई बार बर्फ जम गई, कई फीट बर्फ जमी, कई परतें। तो सीएम जो है वो इसको लेकर भी अब अलर्ट हैं और अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिए हैं कि इस काम में तेजी लाई जाए। तो ये क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उन्होंने कई बार इसके बारे में जो पिछले सीएम रहे हैं उनसे भी बातचीत की, कई बार खुद भी वो आए और अब मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी ड्रोन के जरिए एक तरह से इंस्पेक्शन किया है कि काम कितना आगे बढ़ा है, कितना समय और लगेगा, क्योंकि कई समस्याएं भी आप जानते हैं आती रही हैं। तो सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं इस बारे में। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इंस्पेक्शन किया ही है, क्या निकल के आया उसमें, कितना वक्त लग जाएगा? क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और सभी चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द पूरा हो, क्योंकि बीच में बहुत बाधाएं आई।
जीनत, इसमें खास बात यह है कि ये चुनावी साल है और इस साल केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। हाँ। और उससे पहले वहाँ पर जाकर तमाम कार्यक्रमों को फाइनल जायजा लेना था, लेकिन 2 बार मौसम की वजह से वहाँ पर नहीं जा पाए। इस एक हफ्ते भी मौसम के जो पूर्वानुमान है खराब रहेगा, तो मुख्यमंत्री फिलहाल अभी केदारनाथ नहीं जा पाएंगे। आज उन्होंने ड्रोन से मॉनिटरिंग की है और उन्होंने कहा है कि जिन कामों का लोकार्पण होना है उन कामों को तुरंत कंप्लीट कर लिया जाए, जिन कामों के शिलान्यास हुए। तो बेशक चुनावी साल है और प्रधानमंत्री आ भी सकते हैं, लेकिन कोशिश यही है कि काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।